हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना आईएएस यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं नया टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से ही पता चल रहा है आपको, राज्य के नीति निर्देशक, यानी आप देख सकते हैं इसमें कि डायरेक्टिव यानी राज्य को निर्देश देने वाले जो तत्व हैं उनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार का था, भाग 4 में इनका आर्टिकल 36 to 51 आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाग 4 आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी हम लोगों ने डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं या लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार भाग 3 में थे। और हम लोगों आपको लोगों को याद होगा कि प्रस्तावना में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और वहां मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएगा। तो ये वही चैप्टर है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, न्याय, इन्हीं बातों को फुलफिल करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाग 4 आर्टिकल 36 to 51, इसमें देखेंगे यहाँ पे 36 जो आर्टिकल है ये 36, इसमें केवल राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा वही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो आर्टिकल 12 में थी, 12 में थी। ठीक है, यानी कोई भी संस्था जो अपने नियम कानून बनाए, इंप्लीमेंट करवाए, दैट इज कॉल्ड राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो वो राज्य कहलाएगी। सेम परिभाषा यहाँ पे आर्टिकल 37 देखें तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते, लागू नहीं होंगे न्यायालय द्वारा। तो 36 राज्य, 37 में बताया गया है फिर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो अगर हम डीपीएसपी को देखें तो 38 से शुरू होके आर्टिकल 51 तक वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया इनको। जैसा कि प्रस्तावना से अगर हम इसको लिंक करें तो देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगर ये तीनों न्याय कहीं भी मिलेंगे तो वो स्थिति आपकी राम राज्य, कल्याणकारी राज्य की हो जाएगी, क्योंकि वहां पर राजनीतिक न्याय भी, आर्थिक न्याय भी, सामाजिक न्याय भी, यानी ना कोई बड़ा छोटा, पैसे को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं, और ना राजनीतिक को लेकर। तो इस तरह की स्थिति कहलाती है आपकी कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, या अगर और अच्छे से समझें तो इसको राम राज्य भी कह सकते हैं। तो पहला इसका उद्देश्य यही हो जाएगा कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी डीबीएसपी हम देखेंगे तो इसमें कई बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि बच्चों को लेके, स्त्रियों को लेके, बुजुर्गों को लेके, गरीबों को लेके, ठीक है ना, हर वर्ग को लेके बात की गई है इसमें, मतलब सबके उत्थान की बात की गई है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब भी यही है, जब सभी वर्ग समान रूप से ऊपर उठेंगे तो वो कल्याणकारी राज्य की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में जो उल्लिखित, यहाँ इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि प्रस्तावना में जो उल्लिखित है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उनको पूर्ण करने का जो काम है वो हम देखते हैं कि डीपीएसपी करता है पूरी तरह से। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। तो कल्याणकारी राज्य भी यहीं से जुड़ा हुआ है कि ऐसा राज्य जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से समान होगा वो क्या कहलाएगा, कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, और उनको फुलफिल करता है आपका डीपीएसपी। लेकिन बात आती है कि किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो ये केवल सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें ये राजनीतिक जो है ये नहीं आएगा। ठीक है ना, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। अब बात आती है फिर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, तो ये करता है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स ये करते हैं आपका राजनीतिक न्याय की, राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को फुलफिल, फंडामेंटल राइट्स करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा की जाती है।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होंगे आपके। इसका ये उद्देश्य ध्यान रखेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को पूर्ण करना और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं डीपीएसपी के संबंध में, क्या क्या प्रमुख बातें हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, लागू नहीं किया जा सकता, या इसको हम दूसरी भाषा में बोलें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वैधानिक शक्ति इनको प्राप्त नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, यानी इनको लेके कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता, जिस प्रकार मूल अधिकार के उल्लंघन पे जा रहे थे। अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है डीपीएसपी वाली, तो आप इसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मूल अधिकार को लेके जा सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए, जब संविधान सभा में हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि सलाहकार थे डॉक्टर BN राव, ठीक है ना, BN राव जी थे, उन्होंने मूल अधिकार की बात की थी। ये भी उनके द्वारा सुझाए गए थे कि इनको भी संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन जब हम डीपीएसपी को देखते हैं तो ये मूल अधिकार की भांति हमें दिखाई देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन कंडीशंस को हर स्टेट द्वारा फुलफिल कर लिया जाए। अगर इनको मूल अधिकार में डाल देते तो क्या होता, सब आदमी, सब नागरिक, सभी व्यक्ति जिसको भी सुविधा नहीं मिलती तो वो इनको लेके न्यायालय में जाता रहता। अब राज्य के पास रिसोर्स नहीं है वो चीज देने के लिए, तो कैसे करेगा? तो इसलिए इनको मूल अधिकार में न डाल के अलग एक सेक्शन बनाया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेके, और इनको वैधानिक शक्ति नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? अब हुआ क्या, जब स्वतंत्र हुए थे हम लोग तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, पता है आप सब लोगों को, क्योंकि सब लूटा जा चुका था अपना देश, पहले मुगलों के द्वारा, फिर अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो डीपीएसपी जब दिए गए तो बात ये आई कि राज्य इनको अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से लागू करते रहेंगे जैसे जैसे होगा। अब हम छोटा सा उदाहरण लें, जैसे महिला बच्चों को लेके अगर देख लें तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, ना इतने अच्छे कानून थे महिलाओं बच्चों को लेके, लेकिन धीरे धीरे जैसे राज्यों के पास रिसोर्सेज बढ़ने लगे, बच्चों को लेके फ्री शिक्षा, 6 साल तक बच्चों का अलग ध्यान रखना, 6 से 14 तक की फिर फ्री शिक्षा, महिलाओं को लेके कई कानून बने, जिसमें मैटरनिटी लीव की अगर हम बात करें तो पहले कुछ कम थी, ठीक है ना, अब हाल अभी 2016-17 में बढ़ा दी गई, 6 महीने कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये सब रिसोर्सेज के ऊपर है कि जिस राज्य के पास जितना अच्छा रिसोर्स होगा वो डीपीएसपी को उतने अच्छे से लागू कर देगा अपने यहाँ। इसी वजह से इनको एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया न्यायालय द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके इतना सा। तो इतनी सी बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि इनको वैधानिक शक्ति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये डिपेंड करता है राज्यों के रिसोर्सेज पर। अब दूसरा, देश के शासन में प्रमुख स्थान कैसे देखते हैं। देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि कानून बनाते समय किसी भी डीपीएसपी का उल्लंघन ना हो जाए, और कोशिश ये की जाती है कि डीपीएसपी में जो भी बातें हैं वो अपने नागरिकों तक उनको सुविधाएं पहुंचाई जाएं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो भी कानून बनाया जाएगा देश में राज्य द्वारा या किसी राज्य द्वारा, तो ये बात वहां ध्यान में रखी जाएगी कि डीपीएसपी का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न होने पाए, ठीक है। तो ये शासन में प्रमुख स्थान इसलिए रखता है। दूसरा पॉइंट भी इसी से संबंधित है कि कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी कि जो कोई भी राज्य जब भी कोई कानून या नया लॉ बनाएगा तो वो ये ध्यान रखेगा कि इन तत्वों को कहीं भी वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी से संबंधित है। दूसरा, संविधान में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, जैसा कि इनके नाम से ही मैंने शुरुआत में बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो मार्ग दिखाते हैं राज्य को कि आपको किस तरह से कार्य करना है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये। चलिए नेक्स्ट, क्रियान्वयन कब इनका और कैसे किया जाए, ये भी अभी हम लोगों ने दिया कि राज्य पर छोड़ा गया है। राज्य पर कैसे छोड़ा गया है कि राज्य के पास जब रिसोर्सेज होंगे तो वो स्वतः इनको अपने आप क्रियान्वयन एनफोर्स करता रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। अगर किसी राज्य के पास रिसोर्सेज कम है तो वो कम करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना करे। अब जैसे अगर हम देखें, अभी उत्तर प्रदेश को लें,
ठीक है ना, आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, रिसोर्सेज सारे हैं, तो डीपीएसपी वहाँ ज्यादा अच्छे रूप से लागू किए जाते हैं। उसके बाद हम बिहार को देखें, ठीक है, वहाँ थोड़ा रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ डीपीएसपी थोड़े कम, उड़ीसा पे आ जाए और कम। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज पे उपलब्ध, मतलब सॉरी, डिपेंड करते हैं कि कौन से राज्य के पास कितना रिसोर्स है, उस हिसाब से ये चलता है। इसी संबंध में केटी शाह ने एक बात कही थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करेगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप चेक लेके जाएं तो आपको तुरंत पैसा मिल जाए, अगर बैंक के पास होगा तो वो देगा, नहीं होगा नहीं देगा। वही स्थिति डीपीएसपी की भी, अगर राज्य के पास रिसोर्सेज होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जब होंगे तब करे किया जाएगा। नेक्स्ट संशोधन देखते हैं कि डीपीएसपी में कुछ संशोधन द्वारा डीपीएसपी जोड़े गए थे। हालांकि मूल संविधान बना था तब भी यही थे, कुछ और बाद में जोड़ दिए गए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनको जल्दी जल्दी, इनको आप याद भी कर लेंगे, ये सब पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से जोड़े गए थे देखते हैं। पहला 39F, इसमें हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई है, यानी बच्चों की जो भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं राज्य उनकी व्यवस्था करेगा, ये सब 39F में लिखा हुआ है। 39A, फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। नेक्स्ट 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा किसका, इंडस्ट्री का, उसमें भी वर्कर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट 48A का प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की गई है। 48A, यानी कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो किसकी, एनवायरनमेंट की रक्षा करे, ठीक है, उसको बढ़ाए, प्रोटेक्ट करे, और फॉरेस्ट यानी जंगल और वन्य जीवों की क्या करे, इनकी रक्षा करे, सेफ गार्ड करे इनको। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये जोड़े गए 42वें संविधान के द्वारा। कौन कौन से एक बार फिर देख लेते हैं। आर्टिकल 39F, 39A, 43A एंड 48A। नेक्स्ट देखते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 44 अमेंडमेंट द्वारा क्या जोड़ा गया। इसमें एक ही आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 38(1), प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यानी कि इसमें बताया गया कि राज्य ऐसे काम करेगा, इस तरह से काम करेगा, ऐसी दशाएं उत्पन्न करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, इसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 86 अमेंडमेंट, ये हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। आर्टिकल 21 जो ए जोड़ा गया था वो भी इसी में जोड़ा गया था। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था। यहाँ मैंने इसलिए डेट छोड़ी है, ठीक है ना। 44 अमेंडमेंट की भी डेट बताएंगे कि ये कब हुआ था। 86 अमेंडमेंट की भी डेट बताएंगे, ईयर, सॉरी डेट नहीं, ईयर बताएंगे, ठीक है ना, डेट नहीं पूछी जाती, तो इसकी ईयर बताएंगे कि ये किस ईयर में हुआ था। ठीक है, तो ये संशोधन हम लोगों ने वहां भी डिस्कस किया था 86 अमेंडमेंट के। इसके द्वारा एक तो एफआर में आर्टिकल 20A जोड़ा गया था, इधर हम देख रहे हैं आर्टिकल 45 जोड़ा गया है। इधर जब हम लोग एफडी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें भी देखेंगे कि उसमें भी 86 अमेंडमेंट द्वारा 11वां एफडी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन, सॉरी, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 45 जो है ये छोटे बच्चे, कौन से छोटे बच्चे, जो 0 से 6 साल तक कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, तो इनके केयर की बात की गई है इसमें कि ये राज्य का कर्तव्य है कि इनकी सुरक्षा का दायित्व, ठीक है, राज्य उठाएगा, मतलब ऐसी व्यवस्था करेगा कि इन बच्चों की केयर हो सके। दूसरा, इनको एडुकेशन। अब देखिए यहाँ 86 अमेंडमेंट में जो 21A की जो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट में, वहां 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की बात है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, और ये इनका मूल अधिकार है। ठीक है, यहाँ इनको शिक्षा देनी है, लेकिन 6 साल से बच्चों का क्या, तो उसको डाला गया कहाँ पर, डीपीएसपी में, इसी अमेंडमेंट द्वारा, कि 6 साल से छोटे बच्चों को लेके उनके एडुकेशन और उनके केयर की जिम्मेदारी सरकार की होगी, और जैसे जैसे सरकार के पास रिसोर्सेज होगा वो इनकी व्यवस्था करता रहेगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बिलो द एज ऑफ 6 ईयर है, और 21A में 6 to 14 ईयर्स के बच्चे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट और हुआ, 97 अमेंडमेंट, ये 2011 में हुआ था।
इसमें आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन किया गया, प्रमोट किया गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इसी के द्वारा आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव जितनी सोसाइटी हैं या अन्य राज्यों में, राजस्थान में है, इधर उधर, तो ये सब जैसे जैसे रिसोर्स होता है तो राज्य उसी हिसाब से इनको प्रमोट करता रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 43 का भी अमेंडमेंट 97। इसके बाद चलिए कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हालांकि अपने संविधान में कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम लोग इसको कुछ 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3 भाग कौन कौन से, आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा। सबसे पहला गांधीवादी, गांधीयन प्रिंसिपल। दूसरा देख सकते हैं ये सोशलिस्टिक, समाजवादी। और तीसरा लिबरल, उदारवादी। ठीक है, इन 3 भागों में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं अपने आसानी के लिए। देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधी जी की जो विचारधारा है, मतलब गांधी जी को कैसा भी कह सकते हैं खुश करने के लिए यहाँ पे ये चीज डाली गई थी, क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत महान थी, अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने काफी। तो गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये चीज पूछी जाती है, नोट कर सकते हैं आप इस चीज को। आर्टिकल 40, 43, 46, 47 एंड 48। ठीक है, इनकी डिटेल आप लोग वैसे किताब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ डिटेल में जाना इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इनको सीधे सीधे हमें लर्न करना होता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी कुछ चीज़ें, इनको कैसे याद करेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40, 43, 46, 47 एंड 48। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए ये यहाँ मैंने कुछ एक कोड लिखा है PCCED। जब हम याद करेंगे, अगर क्रम आप बनाना चाहें तो इस सी को हम यहाँ उठा के यहाँ लाएंगे। ये मैंने याद करने के लिए आपको PCCED करके बता दिया है यहाँ पर, लेकिन इस सी को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये जो आर्टिकल है ये इनका क्रम हो जाएगा फिर ये। ठीक है, इस पे हम PCCED करके इस तरह से ये क्रम इसका बन जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे। अब गांधी जी का क्या सपना था, देखिए पहले पी से पंचायत, क्योंकि गांधी जी गांव का विकास, उनका कहना था कि अगर गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा, शहर का होगा तो अपने देशों का विकास होता रहेगा। यानी निचले स्तर से जो था विकास का क्रम गांधी जी इस तरह से चाहते थे कि विकास जो है वो इस तरह से नीचे से ऊपर हो। तो सबसे नीचे अपने यहाँ स्ट्रक्चर पे यहाँ गाँव में, ठीक है, तो पंचायत। ठीक है, दूसरा कुटीर उद्योग, गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत फेवर में रहते थे, तो इस दूसरे चीज से हो गया आपका कॉटेज। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी गांधी जी की अवधारणा। ठीक है ना, तीसरा काउ स्लॉटर यानी दुधारू पशुओं पर रोक, गांधी जी ने इस पे भी काम किया था। ठीक है ना, इस पे भी किया, इस पे भी किया, इसको भी लेके उन्होंने काफी मेहनत की। तो काउ स्लॉटर हो गया ये, गाय वध पर रोक लगाई जाएगी। अभी हाल ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बात को लेके, काउ स्लॉटर को लेके एक कानून अधिनियम पास किया गया है, अभी कानून बना दिया गया है। उस कानून में क्या क्या प्रावधान है, मुझे 2 चीज बताएंगे, कितने दंड का और कितने आर्थिक दंड का प्रावधान इसमें रखा गया है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी जो कानून लागू किया गया है काउ स्लॉटर को लेके। ई से इकोनॉमिक एंड एडुकेशन इंटरेस्ट, ये भी गांधी जी की बात थी, वो बच्चों की शिक्षा और इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते थे। तीसरा ड्रग्स, यानी आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी शराब है, ठीक है ना, दारू भी बोल सकते हैं देसी भाषा में, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए थे, धरना प्रदर्शन भी किए थे। तो इस वजह से ये भी गांधीयन प्रिंसिपल हमें दिखाई देता है। यानी डी से ड्रग्स यानी दारू, दारू भी याद कर सकते हैं, डी से दारू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हो गए, PCCED। ठीक है, पंचायत, कॉटेज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, काउ स्लॉटर, इकोनॉमिक एंड एडुकेशन इंटरेस्ट एंड ड्रग्स। ठीक है, अब समाजवादी अवधारणा देख लेते हैं कौन कौन सी। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 एंड 47। अगर इन सब को आप बुक्स में देखेंगे तो आपको सब समाज से संबंधित बातें दिखाई देंगी कि किस तरह से, जैसे स्त्री पुरुषों में भेदभाव नहीं होना, समान काम के लिए समान वेतन मिलना, ठीक है ना, मानवोचित दशाएं बनाना काम करने की, वो सब चीजें इसमें हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लिबरल, उदारवादी कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 44, 45, 48, 48, 49, 50 एंड 51। ठीक है, ये जो हैं ये लिबरल प्रिंसिपल है, उदारवादी अवधारणाएं। इसमें हम देख लेते हैं लास्ट वालों को, क्योंकि ये इंपोर्टेंट भी है काफी। देखिए 50 आर्टिकल जो 50 है ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब हम लोग देखते भी हैं अपने यहाँ,
हम लोगों ने शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ज़्यादा नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में करूँगा, बताऊँगा कि अपने यहाँ जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका वो दोनों अलग अलग हैं। आप लोगों ने देखा होगा कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। जो सेपरेशन वाली बात है ये इसी में लिखी हुई है, ठीक है, डीपीएसपी में। आर्टिकल 51 को अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी ये प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे और बना के रखे उसको। आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए कोई भी अगर समझौता हम लोग देखें किसी भी मतलब आउट ऑफ स्टेट या बाहरी राज्य की बात करें तो हमेशा केंद्र के बीच में होता है, राज्य उसमें कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता, चाहे वो राज्य कुछ भी हो। अब यहाँ आर्टिकल 12 में ये मत सोचिएगा आप लोग के पास छोटी छोटी संस्थाएं राज्य, अगर इसमें देखें तो संसद भी अपने आप में राज्य, क्योंकि वो कानून बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है। विधानमंडल अपने आप में राज्य है, राष्ट्रपति अपने आप में राज्य है, राज्यपाल अपने आप में राज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ हर कोई वो व्यक्ति या संस्था राज्य है जो इस तरह का काम करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 51 किससे, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके है, ये ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन डीपीएसपी का कैसे होता है। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन अपने यहाँ पे किया जाता है। तो उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, देख सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, सुना होगा आप सभी लोगों ने। तो कमेंट बॉक्स में इसकी भी मुझे डेट लिख के बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन किस डेट में, ये सॉरी, और डेट ही बताएंगे, इसकी डेट और ईयर दोनों बताएंगे, किस डेट और ईयर को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो अब ये चेंज हो चुका है किसमें, नीति आयोग में, पता है, ठीक है ना, 2015 में बनाया गया था ये। देखिए थोड़ा सा अंतर है, प्लानिंग कमीशन जो काम था ये काम करता था अप टू बॉटम, ठीक है ना, इस तरह से, यानी विकास का क्रम इसमें इस तरह चलता था, ऊपर से नीचे की ओर। प्लानिंग कमीशन की जो भी सिफारिशें या जो भी होता था, इसका काम करने का तरीका अप टू बॉटम की ओर था, कि पहले यहाँ से विकास किया जाए और बाद में नीचे 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 यहाँ पे गांव तक पहुंचेगा। तो होता क्या था कि यहाँ पे जो बचता था लास्ट में वो यहाँ पहुंचता था। लेकिन इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि विकास का क्रम ऐसे नहीं, किस तरह, इस तरह होना चाहिए, बॉटम टू अप, तब सही मायने में विकास होगा। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो नीति आयोग इसी वाले प्रोसेस पे काम करता है, बॉटम टू अप वाले पे, जो कि एक सही तरीका भी है विकास का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खादी बोर्ड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो मैंने बताए थे आपको कि पहले मातृत्व जो छुट्टियां मिलती थी लाभ की प्रेग्नेंट टाइम पे वुमेन के, तो वो कम थी, ठीक है ना। अभी बीच में 16-17 में बढ़ा दी गई, इसको 6 महीने कर दिया। तो ये सब डीपीएसपी को ही लागू करने का एक तरीका है, ये सब चीजें, ठीक है ना। वेरियस वेजेस एक्ट्स बनते रहते हैं टाइम टाइम पे एनवायरमेंट एक्ट बनते रहते हैं पर्यावरण को लेके, कि ये कर दो वो कर दो। अभी आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना था कि एक साथ कई सारे पेड़ लगाए गए थे। तो वो भी आप लोग अगर चाहें तो, अगर किसी को पता हो, बता सकते हैं कि वो कितने पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना था। तो ये सब डीपीएसपी की चीजें और भी कई चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा इनको अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से फंडामेंटल राइट्स से अलग है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर आपका उनका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ये, ठीक है ना। डीपीएसपी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बताया था, क्योंकि ये राज्यों के रिसोर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरा, इनकी प्रकृति नकारात्मक है, किनकी, एफआर की, फंडामेंटल राइट्स की, और डीपीएसपी की सकारात्मक है। नकारात्मक का मेरा मतलब ये है या कहने का कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ शर्तों के साथ उन पे रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए सेंस में ये कैसे हो जाते हैं, नकारात्मक। ये जुडिशरी इन्फोर्सेबल है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। तो इन पे रोक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये खुद राज्य के रिसोर्स पे निर्भर है। राज्य पे होगा रिसोर्स तो लागू करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, ठीक है, या जितना होगा उतना करेगा। तो इसलिए इन पे रोक का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये तो आपका हो गया सकारात्मक, और इन पे रोक लगाई जा सकती है, इसलिए हो गया नकारात्मक। दूसरा, ये हमने देखा था ये व्यक्तियों से संबंधित था, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जा रहा है मूल अधिकार, और ये किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है
फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, और डीपीएसपी के द्वारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन न्याय की बात करेंगे तो फिर वही वाली बात जो पीछे अगर हम देखें तो न्याय, ये देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों की बात हो रही है इसमें, ठीक है ना। तो ये इन सबको देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। यहाँ पे ये न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय तीनों, लेकिन लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आईएएस में, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किसके द्वारा और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना किसके द्वारा। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र, ये ठीक है। निर्बंधन लगाया जा सकता है, ये यानी अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, नकारात्मक है, इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है इसलिए ये नकारात्मक है। नहीं लगाया जा सकता निर्बंधन, इसलिए ये कैसे हो गए आपके, ये सकारात्मक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये मेन अंतर थे। एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एफआर डीपीएसपी में एफआर परिवर्तनीय है, डीपीएसपी नहीं है। प्रकृति एफआर की नकारात्मक, डीपीएसपी की सकारात्मक। एफआर व्यक्तियों से संबंधित, डीपीएसपी राज्य से संबंधित। एफआर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। एफआर पे रोक लगाई जा सकती है और डीपीएसपी पर नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य भाग भी हैं जहां पर डीपीएसपी दिए गए हैं। मतलब दिए गए से मेरा मतलब ये है कि वो डीपीएसपी की अवधारणा को फुलफिल करते हैं। जैसे अनुच्छेद 350 की बात करें तो ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में है, तो ये भी राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब भाषाई अल्पसंख्यक समझिएगा जो भाषा को लेकर अल्पसंख्यक है, जैसे पारसी, ईसाई, ठीक है, ये सब। अनुच्छेद 351 की बात करें तो ये भी डीपीएसपी प्रति तो हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास की बात की गई है। इसमें ये भी कर्तव्य राज्य का कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार की ओर अपने कदम उठाएं और उचित कार्य करें इस दिशा में। नेक्स्ट आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति एससी एंड एसटी से संबंधित है, तो इनका भी विकास और इसकी बात की गई है इसमें, ठीक है ना। इसमें आप देखते हैं कि एससी एसटी आयोग वायोग ये जो सब बनाए जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं डीपीएसपी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अब डीपीएसपी को एफआर पर वरीयता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। बात ये उठती है कि अगर डीपीएसपी के किसी भी अनुच्छेद को लेके अगर हम कोई कानून बनाते हैं और अगर वो कानून एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसको रोकता है, तो फिर क्या किया जाए। उसको वायलेट करता है, ठीक है ना, निर्बंधन लगा देता है, रोकता है, तो क्या करेंगे, तो फिर क्या चीज उस पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, डीपीएसपी किया जाएगा या फिर एफआर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समय समय पर कुछ संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, जो मैंने यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले इसी क्रम में 25वां संशोधन, 25वां अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट किया गया। तो इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 39B एंड अनुच्छेद 39C को लेकर कोई कानून बनाया जाता है या राज्य कोई कानून बनाता है और वो कानून आर्टिकल 14 एंड 19 को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 39B एंड C को वरीयता दी जाएगी, यानी वो इसको ओवरराइड कर जाएगा। किसको, अनुच्छेद 14 और 19 को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 और 19 को ये ओवरराइड करेगा, ऐसी बात कही गई थी आर्टिकल 25, सॉरी आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट 25 में। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें है क्या 39B में, तो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से संसाधन हो। कहने को लगा कि जो भौतिक संसाधन जो अपने यहाँ मिलते हैं उन पर जो नियंत्रण है वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं होगा, ना किसी पैसे वाले का होगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो नियंत्रण है उसमें वो इस प्रकार का होगा कि उसका दोहन जब किया जाए तो सभी को समान रूप से चीजें मिले, ठीक है ना, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप। तो मतलब सभी को उसका फायदा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग के पास जाके वो सिमट जाए चीजें। ऐसी आर्टिकल 39C को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। दोनों सेम है, समाजवादी अवधारणा को फुलफिल करते हैं। मतलब भौतिक संसाधनों पर किसी भी पर्टिकुलर वर्ग का या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का उसमें कोई भी अधिकार नहीं होगा, उनपे इस तरह से उनको ऑपरेट किया जाएगा कि समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्गों तक उनको लाभ पहुंचे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे 25th अमेंडमेंट अनुच्छेद 39B एंड अनुच्छेद 39C को ओवरराइड किया गया आर्टिकल 14 एंड 19 पर।
इसके बाद केशवानंद भारती विवाद आया। इसकी मुझे डेट बताएं कमेंट में लिख के, केशवानंद भारती विवाद किस समय में, किस सन में। तो इसमें क्या किया गया, जो 25वां अमेंडमेंट था इसको संवैधानिक घोषित कर दिया कि हाँ साहब बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद 42 अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसमें एक नई चीज उभर के आई, इसमें ये बात हुई कि सभी डीपीएसपी को जितने हैं आर्टिकल 38 से लेके और 51 तक सभी को एफआर पर प्राथमिकता, यानी सब ओवरराइड कर जाएंगे फंडामेंटल राइट्स को। अगर डीपीएसपी को लेके कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा हमने, अगर वो किसी भी एफआर को, यानी कोई भी डीपीएसपी हो, और अगर वो एफआर को अगर वो मान लो दबाता है तो डीपीएसपी ओवरराइड करेगा एफआर को। ये वाली बात की गई थी 42 अमेंडमेंट में। लेकिन यह बात ये आई कि फिर एफआर का मतलब क्या हुआ, जब डीपीएसपी ओवरराइड कर रहा है एफआर को तो इसका मतलब डीपीएसपी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, एफआर दब गए। लेकिन इसी क्रम में फिर आगे मिनर्वा में एक मामला हुआ, उसमें दोबारा इस मामले को उठाया गया और उसमें 25वें संविधान संशोधन वाली जो स्थिति थी, 25वें संविधान संशोधन वाली स्थिति ये फिर से बहाल कर दी गई। यानी इसी स्थिति को फिर कंटिन्यू रखा गया कि नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि फिर एफआर का मतलब ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना बात को, कि जब डीपीएसपी ओवरराइड करेगा एफआर को, और वो भी सभी डीपीएसपी, तो फिर एफआर का मतलब नहीं होता कोई भी, तो खत्म कर दी जानी चाहिए। फिर जब इसका मतलब ये डीपीएसपी ज्यादा ताकतवर हो गया, जबकि इसको लेके हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसको लेके कोर्ट में भी नहीं जा सकते, फिर भी ये इसको ओवरराइड कर रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात थी। तो इसलिए मिनर्वा बिल जो मामला हुआ उसमें 25वें संविधान संशोधन वाली स्थिति को फिर से, यानी कि केवल ये ध्यान रखेंगे, आज भी वर्तमान में भी यही स्थिति चल रही है कि आर्टिकल 39 बी एंड सी को अनुच्छेद केवल 14 और 19 पर वरीयता है, बाकी पे नहीं है। ठीक है ना, ये दो आर्टिकल इन दोनों को ओवरराइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कोटेशंस यहाँ पे देख लेते हैं डीपीएसपी को लेके। देखिए एक कोटेशन हमने वहां पहले देखी थी, वापस दिखा देता हूं मैं आपको। केटी साने, ध्यान रखेंगे, ये पूछी जाती है कि राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, ये केटी सा जी का कहना है। उसके बाद देखते हैं ऑस्टिन ने क्या कहा कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बताया, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और अंबेडकर जी ने, आपको पता है, आर्टिकल 32 को बताया था आत्मा, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऑस्टिन ने बताया डीपीएसपी को संविधान की आत्मा। टी कृष्णामाचारी ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चा कूड़ादान कहा है इन्होंने, कि निर्देशक तत्वों की जो भावनाएं हैं वो सच्चे कूड़ेदान की तरह हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, इन्होंने डीपीएसपी को एक अनोखी विशेषता बताया है संविधान की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनोखी विशेषता। कुछ की वर्ड्स पकड़ के आप याद रख सकते हैं इसको। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनोखी विशेषता, कृष्णामाचारी ने कूड़ादान, ऑस्टिन ने आत्मा। ठीक है, तो ये लिख कर सकते हैं, बस इतना अगर याद रखेंगे, डीपीएसपी आत्मा, ऑस्टिन, कूड़ादान किसने का, कृष्णामाचारी ने। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि आत्मा ऑस्टिन, कूड़ादान कृष्णामाचारी का से। ठीक है ना, तो अनोखी विशेषता अम्बेडकर, आसे। तो इस शब्दों को भी हम मैच कर सकते हैं इसको, आत्मा ऑस्टिन, कूड़ादान कृष्णामाचारी, अनोखी विशेषता अम्बेडकर। ठीक है, तो दोस्तों ये था डीपीएसपी के बारे में। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।